हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई पीओ का जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग उसमें कितने सीट्स हैं, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, वो कितने फेज में होगा। और इस एडवर्टीजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आई है, वो है सिविल स्कोर की। तो सिविल स्कोर की भी क्या इंपॉर्टेंस होगी इस फाइनल सिलेक्शन में, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एसबीआई का जो है एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो देखिए इस वीडियो में इस एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले ये बात कही गई है कि आपको जो भी काम करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 7/9/2023। ठीक है, सॉरी 27/9/2023। 27/9/2023 से पहले आपको इसमें सारे काम आपको कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली होगा 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, और जैसे जैसे जो पहले फेज 1 में क्वालिफाई करेगा वो फिर फेज 2 के लिए, और फिर फेज 2 वाले फिर फेज 3 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कह रही है कि जिन भी स्टूडेंट्स को ओबीसी कैटेगरी में अगर रिजर्वेशन चाहिए। देखिए ओबीसी की 2 कैटेगरी है बेसिकली, एक नॉन क्रीमी और एक क्रीमी। तो क्रीमी वालों को तो एलिजिबिलिटी है नहीं, तो नॉन क्रीमी वाले करेंगे तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास 1 अप्रैल 2023 का बाद का बना हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ पे जो उन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होती है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद वाला ये बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि बनेगा आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का। ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए वो बता दिया गया। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास पीडब्ल्यूबीडी का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी ये कह रहे हैं कि ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बातें निकल के आ गई। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक सिविल है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी लोन या किसी तरह का क्रेडिट कार्ड या कुछ भी अगर लेते हैं तो हमारा एक स्कोर जनरेट होता है। ठीक है, उसी को बेसिकली सिविल स्कोर कहते हैं। तो ये स्कोर अगर हम, जैसे कि क्रेडिट हिस्ट्री आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लो हमने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, इस बेस पे अगर हम उसकी टाइमली पेमेंट करते जा रहे हैं तो हमारा जो स्कोर है वो बेसिकली अच्छा होता चला जाता है। अगर हम किसी तरह की कार्ड में मान लो लेट पेमेंट कर देते हैं, या फिर कार्ड का 15,000 का बिल है 5,000 पे करते हैं, तो इस तरह से जो हमारा सिविल स्कोर है वो बेसिकली डाउन होता चला जाता है। तो सिविल स्कोर जो होता है वो मैक्सिमम 900 का होता है। देखिए अगर आपने किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखा तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बट जिन लोगों ने कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और अगर उसमें उसकी पेमेंट में किसी तरह की भी ड्यू है तो वो आपको बेसिकली जो उनका जो इंटरव्यू है उसके पहले आपको वो क्लियर कर लेना है। यानी कि सिविल जो है आपका वो पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन से पहले। अगर आपके फाइनल, मान लो कि आपका इंटरव्यू का डेट है और आपकी जो लोन है और वो जो भी बोरोइंग है वो अगर क्लियर नहीं हुआ है, आपने तो पैसे दे दिए बट वो सिविल में अपडेट नहीं है, तो फिर आपको एक एनओसी लेना होगा कि जिस भी बैंक या जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड या लोन होगा उनसे आपको एक एनओसी लेनी होगी और वो एनओसी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि फेलिंग विच द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी विड्रॉन और कैंसिल। अगर आपके पास इस तरह का, अगर आपने उनको एनओसी नहीं दिया तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सिविल के इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर आपके पास एक अच्छा सिविल है, अगर आपने कोई कार्ड या लोन नहीं ले रखा अभी तक, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, बट अगर ले रखा है तो वो सारे के सारे एक अच्छे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं, उसके बाद जो है कि फॉर्म की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 7/9/2023 से लेकर के 27/9/2023 तक का। एप्लीकेशन फी भी इसी बीच जमा होगी। जो इसका प्री का जो एग्जामिनेशन कॉल लेटर है वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आने के चांसेस हैं, और जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा नवंबर 2023 में। ठीक है, डिक्लेरेशन जो होगा रिजल्ट का वो होगा नवंबर-दिसंबर 2023 में, और इसी तरह से जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो भी नवंबर-दिसंबर 23 में आ जाएगा। और जो इनका जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में होगा। और जो फेज 3 का जो कॉल लेटर आएगा यानी मेंस के बाद वो जनवरी-फरवरी 2024 में आएगा। और फिर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और वो होगा आपका जनवरी से फरवरी 2024 के बीच में कभी भी करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट क्लियर कर देंगे वो बेसिकली कर देंगे फरवरी से मार्च 2024 के बीच में। यानी कि देखिए अभी सितंबर का महीना चल रहा है और ये मार्च 2024 तक में फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये तीनों ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका 4 और 3 7 महीने में सारा कुछ हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसी जो है वो बेसिकली है जनरल वालों के लिए है 810, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 200, और ओबीसी कैटेगरी के लिए है 540, और एससी एसटी के लिए है 300 और 150। ठीक है, इसमें किसी तरह के फिलहाल बैकलॉग वैकेंसी फिलहाल कुछ दिख नहीं रही है।
और इसमें जो है टोटल 2000 सीट्स हैं, जिसमें कि विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और लोकोमोटिव डिसेबल के लिए और डी कैटेगरी के लिए भी 20 और 20 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, ये बात हो गई वैकेंसीज़ की। और इसमें किसी तरह का, इसमें तो कुछ, ठीक है, वैकेंसी की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 31/12/2023। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है ना कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इस डेट से पहले। मान लो कि आप एक अपियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपके पास जो है उसका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए 31/12/2023 तक। ठीक है, साल के अंत तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। और जो अगर आपका जो डिग्री है वो बेसिकली होना चाहिए, जो टोटल मार्क्स हैं अपॉन जो एग्रीगेट मार्क्स होगा उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि आपका जो वो है CGPA बेस्ड अगर आ रहा है, तो इसमें आपको उसको कन्वर्ट करके बेसिकली परसेंटेज वाले मार्क्स में उसको लाना है। ठीक है, तो ये हो गई बात। और देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं कह रहे ये। और जो आपको जो मार्क्स का वो डालना है डेसिमल, तो बेसिकली अप टू 2 डेसिमल डालना है आपको, राउंड अप वगैरह कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर अगर आपका 54.99 है तो आपको 55 उसको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो देखिए हर हाल में जो है कि आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए 31/12/2023 तक, कुल मिला के ये वाली बात है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट जो है वो बेसिकली है आपकी, एज लिमिट जो है वो बेसिकली है 2002 के, आपको नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट एबव 30 ईयर, यानी कि 21 साल से आप कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 2/4/1993 से पहले के पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1/4/2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बता दिया, 21 साल और मैक्सिमम 23 साल। उसी तरह से अगर हम इसको एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, वो भी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और PWBD के लिए है ये आपका इसमें 15 साल। PWD के लिए बेसिकली 15 साल उनके लिए है जो SC ST हैं, और अगर जनरल है तो सिर्फ 10 साल, और अगर OBC है तो 13 साल। ठीक है, ये बात हो गई एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात हो गई, वैकेंसी की बात हो गई, और एलिजिबिलिटी की बात हो गई, सिविल स्कोर क्या कह रहा था, और फाइनेंशियल, और हमारे पास EWC और OBC का सर्टिफिकेट बनवाने की कौन कौन सी कट ऑफ डेट है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। दोस्तों अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ, ये डिफरेंट डिफरेंट PWD के वो क्राइटेरिया दे रखे हैं उन्होंने, और उसके बाद कैटेगरी इन्होंने दे रखा है कि जो भी जिस कैटेगरी में अपना भरे, एक बार जो कैटेगरी आपने चूज़ कर ली वो चूज़ कर ली। ठीक है, कैटेगरी के बेसिकली SC ST OBC जनरल आपने वो करी। देखिए अगर आप OBC कैटेगरी के हैं और बेसिकली आप क्रीमी लेयर के हैं तो फिर OBC देने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप उसको एज ए जनरल ही काउंट होंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आपने जनरल देना है या फिर जनरल LD डालना है, या मतलब ठीक है उस हिसाब से, मतलब जनरल है तो मतलब अगर OBC हैं और क्रीमी लेयर हैं तो बेसिकली जनरल भर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले प्री एग्जाम की बात कर लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली है 100 मार्क्स का। ठीक है, और ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और जो टेस्ट है वो 3 सेक्शन का होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये होंगे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, और 35 क्वेश्चन होगी रीजनिंग के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स होगा। ठीक है, 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन होगी 1 आवर, यानी 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स कर लेने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो एक अच्छी बात है। सेक्शनल कट ऑफ का एक अननेसेसरी एक ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और ये कह रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, और जो भी टोटल वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, अब मेंस का पेपर आ गया। मेंस के पेपर में बेसिकली अब यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, DA और फिर जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह के आपके 155 क्वेश्चन होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200 का। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होगा आपका वो 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से आपको मिलेंगे 3 घंटे, और जिसमें कि आपको बेसिकली क्या करना होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होता है। तो ये टोटल हो गए 250 मार्क्स का होगा आपका मेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेनल्टी कितनी लगेगी। तो बेसिकली ये पेनल्टी कह रहे हैं, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन इज रॉन्ग आंसर 1/4। ठीक है, इन्होंने दे रखा है 1/4 का जो है वो निगेटिव मार्किंग होगा। ओके, यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्क निकल गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फेज 3 के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे। तो फेज 3 के लिए बेसिकली ये 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि पहले फेज में इन्होंने 10 गुना बच्चों को बुलाया,
और फेज़ 2 से फेज़ 3 के लिए ये 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे और वहाँ पे होगा आपका टेस्ट जो कि होगा साइकोमेट्रिक और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, और ग्रुप एक्सरसाइज के होंगे 20 नंबर और इंटरव्यू के होंगे 30 नंबर। ठीक है, तो यानी टोटल हो गया 50 नंबर, तो यानी कि 250 का हो गया मीन्स और 50 का हो गया साइकोमेट्रिक। और इन दोनों को ऐड करके, प्री का मार्क्स ऐड नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करके जो भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका नियर बाय हो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने कही है कि कॉल लेटर जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा, और फिर जब मेंस का आता है एडमिट कार्ड तो वही कॉल लेटर आपको वहाँ पे लेके जाना है मेंस वाले कॉल लेटर के साथ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल जो बेसिकली इन्होंने दिया है वो बेसिक पे है 41,960 रुपये का। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको बेसिकली 2 लाख का उनको एक बॉन्ड बनाया जाएगा कि आप इस सर्विस में मिनिमम 3 साल तक बने रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आप 2 साल तक बेसिकली रहेंगे प्रोबेशन पीरियड पे, और उसके बाद आपको जो है वो एक उसके बाद आपको जूनियर मैनेजर का उसके बाद है आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल का इस पोस्ट पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगर आप कंफर्म हो जाते हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात कर लें तो 750 लगेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और ये नील है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी एससी एसटी ओबीसी रिलीजियस और माइनॉरिटी कम्युनिटी को। ठीक है, उन लोगों को दिया जाएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, मतलब किस तरह का एक मतलब एग्जाम होगा, एक्चुअल फेज होगा, उस तरह के उनका जो डैशबोर्ड होगा उस तरह से उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि ताकि उनको जो रियल एग्जामिनेशन उनमें उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ चांसेस की। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम है 4, जनरल में भी अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं और ईडब्ल्यूएस में भी अगर पीडब्ल्यू है तो 7, ओबीसी को 7, ओडब्ल्यूसी पीडब्ल्यू को भी 7, और एससी एसटी और वालों के लिए कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी बार चाहे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये नंबर एक्सीड कर चुके हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको उसका फॉर्म भरना है, और एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, आपको देखिए फॉर्म भरते वक्त कौन कौन सी चीज़ें काम पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट तो आपने ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन में आप क्या लिखेंगे, ये वाला कॉलम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला कॉलम आप डालेंगे डिक्लेरेशन में, जिसमें कि आपको लिखना है आई के बाद अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने लिखा है बस इसको एक कहीं पे कॉपी करके उसकी फ़ोटो खींच के उसको वहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन रह गया कि फ़ोटो वगैरह की जो देखिए सिग्नेचर वगैरह जो है ना, सिग्नेचर आपने हमेशा स्मॉल में करना है, सिग्नेचर आपने कैपिटल में करना है नहीं। एक मैंने कहीं पढ़ा था डायमेंशंस का, वो थोड़ा स्किप हो रहा है, वो देख लेते हैं कहाँ पे था, फ़ोटो वगैरह की क्या डायमेंशन रखनी थी, फ़ोटो और सिग्नेचर की। फ़ोटो और सिग्नेचर, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये रहा। देखिए फोटोग्राफ जो बेसिकली रहेगा, एक चीज़ आप डायमेंशन याद कर लीजिए इसके, ये है 200 से 300 पिक्सल का आपका फोटो रहेगा, और जो साइज़ होगी इसकी वो 20 से 50 केबी की रहेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर सिग्नेचर के जो डायमेंशंस की बात करें तो वो 140 से 160 पे सॉरी 140 से 60 पिक्सल्स की रहेगी, और जो डायमेंशन होगा वो 10 से 20 केबी का रहेगा। ठीक है, और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उसी तरह से अगर आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो उसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 20 से 50 केबी का, और जो इसकी डायमेंशन रहेगी 240 से 240 पिक्सल्स की रहेगी। देखिए ये सारे डायमेंशंस आप याद कर लीजिए, वरना जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, और इसके बाद किसी तरह की कोई भी दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इस वीडियो में हमने देख लिया है क्या डेट्स हैं, क्या एग्जाम पैटर्न्स हैं, और क्या सिविल स्कोर था, क्या किस तरह की क्या आपको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की अगर वो बनानी है तो सर्टिफिकेट का भी हमने देख लिया। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपको डाल देने हैं।
अब जैसे कि आप कुछ लोग करते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एक है वो क्वालिफिकेशन की अलग डिग्री दे रखी है उन्होंने, और फिर जैसे पर्टिकुलर अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर का उन्होंने 10-10% दे रखा है और फिर 30-40% थर्ड और फोर्थ ईयर को दे रखा है। तो इस तरह से हम वेटेज नहीं करेंगे, हमारा सीधा क्या करेंगे कि हमारे टोटल सेमेस्टर के मार्क्स कितने हैं और हमारे मार्क्स कितने आए हैं, उसके हिसाब से हम अपना वो परसेंटेज हम वहाँ पे हम डाल देंगे। और अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए से क्या यूनिवर्सिटी कह रही है कन्वर्ट करने का, उसका जो प्रोसीजर उसकी उनका भी एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि किस बेस पे आप इस सीजीपीए को कितने नंबर से कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।